इसके बाद 18 सितंबर 1615 को एक आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो को जहाज के जरिए सूरत भेजा गया। सर थॉमस न सिर्फ चतुर थे बल्कि उन्होंने पहले की गलतियों से भी सबक लिया था। उन्होंने विलियम हॉकिंस की तरह कोई जल्दबाजी या बचकानी चाल नहीं चली। उन्होंने सीधे जहांगीर से मुलाकात की और समझदारी से बातचीत की। उन्होंने समझाया कि इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार मुगलों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने ये साफ किया कि कंपनी हर साल व्यापार करने के लिए एक तयशुदा रकम चुकाएगी, जिससे मुगलों का खजाना भी मजबूत होगा। जहांगीर ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और लंबी कोशिशों के बाद करीब 3 साल बाद आखिरकार एक शाही आदेश जारी हुआ। इस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सीमित क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति मिली। बदले में कंपनी को एक सालाना शुल्क चुकाना था। यहीं से पहला दरवाजा खुला। कंपनी को सबसे पहले सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिला और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी स्थायी मौजूदगी की शुरुआत कर दी। सर थॉमस रो के इंग्लैंड लौटने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। उन्होंने समझ लिया कि मुगल साम्राज्य बेहद शक्तिशाली है, उनके साथ सीधी लड़ाई का कोई विकल्प नहीं था। इसलिए रणनीति बदली गई। अब जमीन पर नियंत्रण पाने के बजाय उन्होंने समुद्री बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। योजना ये थी कि भारत से कम कीमत पर सामान खरीदा जाए और फिर उसे यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचा जाए। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक व्यापार भारत में गति पकड़ने लगा। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल सूरत तक सीमित नहीं थीं, वे और जगहों पर पैर जमाना चाहते थे। इसी सोच के तहत कंपनी ने गोलकुंडा के सुल्तान से बातचीत की। परिणाम स्वरूप उन्हें आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक कारखाना खोलने की अनुमति मिल गई। ये उनका दूसरा कारखाना था। इसके बाद 1620 में उन्होंने एक और कदम उठाया और तीसरा कारखाना पटना में स्थापित किया। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। सिर्फ 1 साल के भीतर ही उन्हें इसे बंद करना पड़ा। इस तरह कंपनी के शुरुआती प्रयास कभी सफल तो कभी असफल रहे, लेकिन धीरे धीरे वे पूरे हिंदुस्तान के तटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। भारत में शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम अवसर मिले, लेकिन अगले 20 वर्षों के भीतर जहां जहां भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने व्यापार को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिन क्षेत्रों में वे बसे, वहां उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। कंपनी का तरीका बड़ा ही चालाक था। जहां वे व्यापार शुरू करते, वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती, नए बाजार खुलते, लोग वहां बसने लगते और उस क्षेत्र का महत्व और बढ़ जाता। इसी सिलसिले में साल 1640 आया। अब तक कंपनी कई जगह जमा चुकी थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि विजयनगर साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा है। यहीं पर कंपनी ने एक अलग रास्ता चुना। अब तक उन्होंने भारत में किसी भी राजा से युद्ध नहीं किया था। उनकी रणनीति सीधी थी, सीधे टकराव से बचो और शांति से व्यापार के विकल्प पेश करो। ठीक यही उन्होंने विजयनगर के राजा के साथ भी किया। युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्हें समझाया कि व्यापार से उन्हें किस तरह फायदा होगा। राजा ने बात समझी और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 3 मील लंबा क्षेत्र सौंप दिया। ये इलाका एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, जिसे उस समय मद्रास पट्टनम कहा जाता था। राजा ने यह क्षेत्र इसलिए दिया ताकि व्यापार बढ़े और साथ ही कंपनी के रहने की व्यवस्था आम जनता से अलग रहे। इससे लोकल लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह इलाका मिला, तो उन्होंने वहां किलेबंदी शुरू कर दी। उनका तर्क सीधा था, इतना सामान यहां इकट्ठा होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए किला होना बेहद जरूरी है। यहीं उन्होंने एक किला बनवाया, जिसे ब्रिटिशों के नाम पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। धीरे धीरे इस किले के आसपास और इलाकों को जोड़ा गया। समय के साथ यही क्षेत्र बढ़कर मद्रास कहलाया गया। यहीं से कंपनी ने कई वर्षों तक व्यापार जारी रखा और अपनी पकड़ और गहरी की। इसके बाद आता है साल 1662। उस समय इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया। इस विवाह के साथ राजा चार्ल्स को दहेज में भारत का एक बेहद अहम द्वीप मिला। यह द्वीप उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था और इसे बंबई कहा जाता था। आज हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये क्षेत्र ब्रिटेन के हाथों में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार और भी आसान हो गया और इस तरह बंबई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में शामिल हो गया। अब तक ब्रिटिश समुद्री बंदरगाहों से व्यापार कर रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन एक सीमा थी। मुगल उन्हें जमीन के अंदर तक आने की पूरी इजाजत नहीं दे रहे थे। इसी बीच नजरें थी एक खास क्षेत्र पर, बंगाल। उस समय बंगाल में ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश और बिहार के इलाके शामिल थे। यह क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के सबसे समृद्ध इलाकों में गिना जाता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, फसलें भरपूर होती थीं और ढाका का कपड़ा निर्माण तो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा था। यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का असली सपना था किसी तरह बंगाल में मजबूत पकड़ बनाना, और आगे चलकर यही सपना भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। लेकिन एक समस्या थी,
बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के चाचा थे और ब्रिटिश व्यापारियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इसके लिए कंपनी ने अपना प्रतिनिधि विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। हेजेस ने कूटनीति का सहारा लिया, बातचीत की, समझौते किए। आखिरकार वे सफल हुए और बंगाल में छोटे स्तर पर कंपनी का व्यापार शुरू हो गया। 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व बदलता है। नया निदेशक बना जोशिया चाइल्ड, और ये इंसान था थोड़ा घमंडी। इससे पहले विलियम हेजेस ने जो समझौते किए थे ताकि बंगाल में व्यापार की नींव रखी जा सके, जोशिया चाइल्ड ने उनका ठीक से पालन ही नहीं किया। बंगाल का गवर्नर पहले से ही ब्रिटिशों को पसंद नहीं करता था और अब उसने कर बढ़ाकर 2% से 3.5% कर दिया। एक साधारण सी बात, लेकिन जोशिया के अहंकार को चोट पहुंची। उसने साफ कह दिया, अगर कर बढ़ाओगे तो हम नहीं देंगे और चाहो तो हम चटगांव पर कब्जा कर लेंगे।